होता है विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन होना, ध्वनि के अंदर परिवर्तन आना, उसकी शब्द की संरचना में परिवर्तन आना। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। अगर मैं बात करता हूं तो यह है संधि, और ये बात करता हूं तो यह है विच्छेद, अर्थात मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ये विच्छेद हो गया, और इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, तो ये संधि हो गई। संधि का मतलब होता है जुड़ना, विकार के साथ जुड़ना, परिवर्तन के साथ जुड़ना, दो वर्णों का जुड़ना, दो ध्वनियों का जुड़ना। अब संधियां होती कितने प्रकार की हैं? जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में 3 प्रकार की संधि होती हैं। कौन कौन सी? आइए देखो दोस्तों, हम देखते हैं संधि को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहली जो है स्वर संधि, दूसरी संधि है जो व्यंजन संधि, और तीसरी संधि है जो विसर्ग संधि। स्वर संधि क्यों? जहां स्वर का आपस में मेल होता हो वो स्वर संधि, जहां स्वर और व्यंजन का, या व्यंजन और व्यंजन का, या व्यंजन और स्वर का मेल होता हो तो वह व्यंजन संधि, और जहां पर विसर्ग और स्वर या व्यंजन का मेल होता हो वहां विसर्ग संधि। इसका अभिप्राय हुआ कि 3 प्रकार की संधियां हैं, पहली स्वर, दूसरी व्यंजन और तीसरी विसर्ग। ठीक है। सबसे पहला जो इनका वर्गीकरण है वो स्वर संधि का वर्गीकरण किया गया है। यदि हम दें तो पहले का पहला दीर्घ स्वर संधि, कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। पहले का दूसरा गुण स्वर संधि, पहले का तीसरा वृद्धि स्वर संधि, पहले का चौथा यण स्वर संधि, और पहले का पांचवा अयादि संधि। अयादि भी स्वर संधि है। ये 5 स्वर संधियां होती हैं। हम यदि ध्यान से देखें तो दीर्घ का मतलब होता है स्वजातीय वर्णों का आपस में मिलकर बड़ा हो जाना, लंबा हो जाना, वो क्या कहलाती है? दीर्घ कहलाती है। यदि हम देखें अ और अ मिलकर क्या बन रहे हैं यहाँ पर? आ। और यहाँ ये भी हो सकता था अ और अ की जगह आ और अ मिलकर भी आ बन सकते थे, और आ और आ मिलकर भी आ बन सकते थे। इसका मतलब हुआ ये सारे वर्ण कैसे हैं? स्वजातीय, और ये क्या हो गए? दीर्घ बन गए। अगर हम यहाँ ध्यान दें उ और उ दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? ऊ। साधारणतः हम इसको बोल देते हैं छोटा ऊ और छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? बड़ा ऊ बन रहे हैं। अभिप्राय हुआ दीर्घ संधि में सजातीय, जो एक ही प्रकार की जाति के स्वर हैं, उनका आपस में मेल होता है और उसकी जो ध्वनि होती है वो दीर्घ हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यहाँ बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनाएंगे, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ ही बनाएंगे। यदि हम बात करते हैं छोटी ई और छोटी ई, या ई और ई दोनों मिलकर क्या बन रही है? ई। अभिप्राय हुआ ई और ई मिलकर ई बनती हैं, या ई और ई मिलकर ई बनती हैं, या दोनों ही क्या हो सकती हैं? दीर्घ हो सकती हैं, और क्या बना सकती हैं? दीर्घ संधि। तो दोनों सजाती है। अगर हम यहाँ ध्यान दें, एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलते हैं। राष्ट्र, इसके अंदर हम ध्यान दें, राष्ट्र, तो लास्ट में ध्वनि सुनाई किसकी दे रही है? अ की, और यहां पर क्या है? अ। इन दोनों में यदि हम मेल करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है? आ। अ और अ का मेल करने से क्या बना था? शुरू में आ बना था। इसका अभिप्राय हुआ यदि हम इन दोनों की संधि करते हैं और जोड़ते हैं तो राष्ट्र मात्रा गाय की आएगी आ की, ध, ये ध राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष, ये आपस में जुड़ गए। इसे बोलते हैं संधि विच्छेद से संधि होना। ये संधि विच्छेद थे, ये संधि हो गई। अब आप पहचानेंगे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। क्यों? क्योंकि ये आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है। ये आ की मात्रा कहां से आई है? यहां से आई है। ये बनी कहां से है? सजातीय वर्णों से बनी है, अ और असजातीय वर्णों से। तो अभिप्राय सजातीय वर्णों से बनने वाली संधि जब दीर्घ हो जाती है तो वह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। इसको हम डिटेल रूप में भी आगे और पढ़ेंगे। अगली जो संधि है वह गुण संधि। हम ध्यान से यदि देखें, गुण संधि में अ,
के बाद यदि ई आता है तो ये ए में बदल जाता है। ये भी हो सकता है यहाँ अ की जगह आ भी हो सकता है। अ या आ के बाद यदि ई या ई आता है तो वो ए में बदल जाता है। यदि अ और उ के बाद यदि ओ आता है तो वो किस में अ और उ के अ के बाद यदि उ आता है तो वह ओ में बदल जाता है। यदि यहाँ पर अ की जगह आ कर दूं तो अभी क्या रहेगा, ये ओ में ही बदलेगा। और यदि मैं यहाँ बड़ा ऊ कर देता हूं तो अभी क्या है, ये ओ में ही बदलेगा। तीसरी स्थिति देखते हैं, अ के बाद यदि री आता है, जिसे हम री से ऋषि बोलते हैं, ठीक है। अ के बाद यदि री आता है तो वो अर बन जाता है। क्रमशः क्या बन जाता है, अर। आप ध्यान दें, रे के नीचे मैंने हलंत लगा रखा है, इसका मतलब है रे यहाँ पर आधा है या स्वर रहित है। और आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था वर्ण विचार में कि जब रे स्वर रहित होता है तो रे कहां चलाता है, ऊपर। इसका मतलब है यहाँ पर रे कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। हम इसका एक उदाहरण देखते हैं गुण संधि का। तो गुण संधि में यहाँ लिख रहे हैं हम राजा और ईश। एक प्रथम पद है राजा और द्वितीय पद है ईश। यदि हम राजा में मात्रा सुने तो किसकी आ रही है, आ। मात्रा किसकी आ रही है अपन ने, राजा में आ की मात्रा, और ईश में ई बड़ी की मात्रा आ रही है। अगर हम ध्यान दें, ये हो गया आ और इसको यदि हम बड़ी की मात्रा बनाए तो ये हो गया ई। दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, ए। इसका मतलब हुआ जो मात्रा बनेगी वो किसकी बनेगी, ए की मात्रा बनेगी। तो यहाँ रा से रा आ गया, ज से ज आ गया, यहाँ से रा, यहाँ से ज, और ये आ की मात्रा और ई की मात्रा ने मिलकर क्या बनाया, ए। तो ये मात्रा का ये लगा दी मैंने, ए की मात्रा। शेष क्या बचा, श, राजेश। जिसके अंदर कौन सी संधि है, गुण संधि है। कैसे पता लगाया आपने गुण संधि है, आ और ई के मेल से ए की मात्रा बनी है। अर्थात जब आ के बाद ई आती है तो ए बन जाता है, आ के बाद या अ के बाद उ या उ आता है तो ओ बन जाता है, और अ के बाद या आ के बाद यदि री आता है तो वह क्रमशः अर बन जाता है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी संधि जो आ रही है स्वर संधि की, वह संधि कहलाती है वृद्धि संधि। शाबाश, क्या है, तीसरी वृद्धि संधि। देखो ध्यान देना, दीर्घ और वृद्धि हमारे अंदर भ्रम पैदा करती हैं, लेकिन बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। दीर्घ के अंदर सजातीय वर्ण है, लेकिन वृद्धि में सजातीय वर्ण नहीं है। अगर आप यहां ध्यान दो तो यहाँ अ अलग जाति का है और ए और आई अलग जाति के हैं। यहाँ अ अलग जाति का है और ओ और औ अलग जाति के हैं। तो वृद्धि के अंदर अगर हम ध्यान दें, यहाँ मात्रा एक है, यहाँ मात्रा एक है, लेकिन यहाँ मात्रा क्या हो रही है, इसकी अपेक्षा यहाँ वृद्धि हो रही है, इसकी अपेक्षा यहाँ वृद्धि हो रही है। आपको समझने के लिए बता रहा हूं ये चीज। और दीर्घ में क्या होता है, सजातीय होती है, लेकिन हमें वृद्धि जैसा भान होता है, लेकिन वो वृद्धि नहीं होती है, वो क्या होता है, दीर्घीकरण होता है। ध्यान रहेगा आपको बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि स्वर संधि के अंदर अ या आ, या तो अ हो या आ हो, इसके बाद या तो ए आए या आई आए, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। या तो ए आता है या आई आता है, ऐसी स्थिति में क्या बन जाता है, आई। क्लियर हो गया बिल्कुल। इसी प्रकार से दूसरी जो संधि है वृद्धि का दूसरा जो भेद है, उसके अंदर अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो वो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। तो आप देखिए यहां बना आई और यहां बना औ, क्या हो गई, वृद्धि संधि। एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा महा, महा में क्या आ रहा है, आ, और यहां ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में क्या आ रहा है, आई। तो ये दोनों मिलकर यहां क्या बनेंगे, आई बनेंगे, ये आई बनेंगे। लेकिन जब मैं इसको लिखूंगा तो किस प्रकार लिखूंगा, हम वृद्धि संधि में देखते हैं म हई, आई की, ये है आई स्वर और ये हो गई आई की मात्रा। हमने पहले भी इसकी बात की है। मही, बचा क्या शेष में, स्वर, ये श आधा, ये व और र, महेश्वर। महा, धन, ऐश्वर्य, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे संधि, महेश्वर्य।
ये संधि विच्छेद और ये इसका संधि, संधि कौन सी, वृद्धि, ये हो गई वृद्धि। ठीक है, इसी प्रकार एक उदाहरण देखते हैं हम ओ वाला। यहां लिखा हमने जल, ल में ध्वनि किसकी आ रही है, अ की, और ओक में ओ की। ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे आपस में, शाबाश, औ, अ और ओ मिलकर क्या बन रहे हैं, औ बन रहे हैं। और यदि मैं इसकी संधि करता हूं तो क्या बनेगा, ज लऊ क, क्या बना, ये औ आ गया, ये औ दिखाई दे रहा है। जल की जगह जल है, क की जगह क है, और ये औ की मात्रा बनी, जो औ की मात्रा आ गई है, जलौक। तो पहली संधि हुई स्वर की दीर्घ, दूसरी हुई गुण, तीसरी हुई वृद्धि, और चौथी आती है अब यण संधि, यण स्वर संधि। देखो अगर आप ध्यान दो, यण संधि में शब्द आ रहा है, वर्ण आ रहा है पहले य, इसका मतलब है एक लाइन होती है य र ल व, कौन सी होती है, शाबाश, सही कह रहे हो आप, अंतस्थ व्यंजन की होती है। हमने वर्ण विचार में इसको पढ़ा था। तो य र ल और व, इनमें से केवल ल को हम छोड़ दें, बाकी तीन चीज की उत्पत्ति होती है इसके अंदर। देखें, ये बन रहा है, व बन रहा है, और र बन रहा है, बस ल नहीं बन रहा, इसलिए क्या हो गया, यण, ये, और इसी प्रकार के, और क्या हो गया, यण हो गया। ठीक है, ये बड़ी आसान संधि, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं आएगी। कई लोग समस्या महसूस करते हैं लेकिन होती नहीं है। छोटी ई या बड़ी ई, या हम इसको बोल सकते हैं ई और ई, इनके बाद में कोई भी विजातीय स्वर आए, आप कहोगे सर विजातीय स्वर का मतलब क्या होता है, हमने इधर ध्यान दिया था दीर्घ संधि में ये सजातीय थे। सजातीय का मतलब है जिनकी संरचना और ध्वनि लगभग मिलती जुलती हो, वो क्या कहलाते हैं, सजातीय। अ के बाद अ आ रहा था, या आ के बाद आ रहा है, उ के बाद उ आ रहा है, ई के बाद ई आ रहा है, इसे बोलते हैं सजातीय। इसी जाति वाले के बाद इसी जाति का आ रहा है। लेकिन विजातीय का मतलब होता है इस जाति वाले के बाद में इसकी जाति वाला नहीं आए, कोई और आए। अभिप्राय, ई और ई के बाद ई और ई नहीं आना चाहिए, भले कोई सा स्वर आए, आ जाए, आ जाए, उ आ जाए, ए आ जाए, ऐ आ जाए, लेकिन ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति होती है तो य की उत्पत्ति होती है। निर्माण किसका होता है, य का। हम एक उदाहरण देकर समझते हैं। जैसे हमने लिखा है अति, तो अति में तय पे किसकी मात्रा है, शाबाश, छोटी की मात्रा, तो यहां हम लिख देते हैं छोटी ई। ठीक है, और इसके बाद क्या आ रहा है, अ, मतलब ई के बाद ई नहीं आ रहा है, ई के बाद कोई दूसरा स्वर आ रहा है, उस दूसरे स्वर को हम क्या कहते हैं, विजातीय स्वर। तो ये किस में बदल जाएगा, य में, यही हुआ। ठीक है, और यदि हम इसकी संधि करें तो अ की जगह आया यहां पर अ, त में से मैंने मात्रा निकाल दी तो त क्या रह गया, आधा। निर्माण किसका हुआ, छोटी की मात्रा किस में बदल गई, ये में, ये हो गया अत्य। ये अ किस में मिल गया, इस य के अंदर। पीछे क्या बचा, ल और प, तो क्या हो गया, अत्यल्प। अत्यल्प नहीं, बहुत कम। अगर आप ध्यान दें, निर्माण किसका हुआ यहाँ, य का, इसलिए कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। तो य, व और र, तीन चीजों का निर्माण करती है कौन संधि, यण संधि। ठीक इसी प्रकार से आप ध्यान दें, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या हम यह बोल सकते हैं ऊ और ऊ, इनके बाद में यदि विजातीय स्वर आता है, आप कहोगे सर फिर विजातीय स्वर क्या, वही आप ठीक समझ रहे हैं, ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ नहीं आने चाहिए। इसके बाद भले कोई सा भी, भले ई आ जाए, री आ जाए, आ जाए, आ जाए, लेकिन ऊ और ऊ के बाद ये दोनों वापस रिपीट नहीं होने चाहिए। तो वो स्वर क्या कहलाएगा, विजातीय स्वर। ठीक है, विजातीय स्वर यदि आता है तो ये ऊ किस में बदल जाएंगे, व में बदल जाएंगे। किसमें बदलेंगे, व में। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। जैसे हम लिखते हैं सु प्लस आगत, तो इसमें क्या है, ये छोटा ऊ और ये क्या है, आ, विजातीय स्वर। और ऊ के बाद यदि विजातीय
विजातीय स्वर आता है तो किसमें बदल जाता है? वा में, व में बदल जाता है। तो ये किसमें बदल जाएगा? व में। और मात्रा किसकी है? आ की, तो इस पर मात्रा किसकी लग जाएगी? आ की मात्रा लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? स आधा रह गया। क्यों रह गया भाई आधा? शाबाश, इसमें से ऊ निकल गया तो ये क्या रह गया? आधा। ये नया क्या पैदा हुआ? वा, तो इसके पीछे क्या जुड़ गया? वा। शेष क्या है यहाँ? गत, तो हो गया गत। स्वागत, आप लोग करते हैं ना स्वागत आपके घर जब कोई मेहमान आता है, तो जब भी मेहमान आए स्वागत करें तो याद करें कि आप यण संधि का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो उ या उ के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो व का निर्माण होता है, और जब व का निर्माण होता है तो वह यण संधि होती है, और यण संधि भेद है स्वर संधि का, ठीक है। इसका तीसरा प्रकार री, री से ऋषि, ठीक है। और री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आता है, हम एक उदाहरण देख लेते हैं। आपने लिखा, इसमें री आ रहा है, ठीक है, और यहां लिखा आज्ञा, या आ रहा है, ये विजातीय स्वर हो गया, ठीक है। अगर हम ध्यान दें, ये री के बाद विजातीय स्वर आता है किसमें बदलता है? र में बदलता है। तो पी की जगह क्या रहा? पी। त है, त कैसा रह गया? आधा। क्यों? क्योंकि इसका र निकल गया है, और ये किसमें बदल गया? र। जब ये आधा रह गया और र बना तो र कहाँ आएगा? नीचे। आप कहोगे सर नीचे क्यों आ रहा है र? हमने पहले वर्ण विचार में पढ़ा है, जब र से पहले वाले वर्ण के स्वर नहीं हो तो त के कोई स्वर नहीं है, लेकिन जब रे पर खुद पर स्वर हो, ये रे के साथ स्वर किसका रहा? ये रे बना, इसके पीछे क्या लग रहा है? आ, ये हो गया आ। तो ऐसी स्थिति में रे कहां जाता है? नीचे आ जाता है, और ज्ञा की जगह ले लिया हमने ज्ञा, तो शब्द क्या बना? पित्राज्ञा। इसका उदाहरण हुआ यण संधि का। इसको अभी हम डिटेल से और पढ़ेंगे उदाहरणों के साथ में। इसके बाद अगली जो संधि है, पांचवी संधि, पहले के पांचवी संधि अयादि संधि, स्वर संधि का भेद है अयादि संधि। आपको भी सर इसका नाम अयादि क्यों रखा? अगर आप ध्यान दें तो इससे जो निर्माण होता है वो अय, आय, अव, आव, ऐसी चीजों का निर्माण होता है, इसलिए अय और इसी जैसे, तो क्या हो गया? ये अयादि हो गया। आपको याद रहेगा अय। अब इसको याद करने का तरीका हुआ अय, आय, अव, आव। याद हो रहा है? अय, आय, अव और आव। लेकिन ये बने कैसे? हम ध्यान देते हैं, यदि ए, आई नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं ए, जिसको आप मात्रा लगाते हैं ना, ये ए की मात्रा, और ये मात्रा किसकी होती है? आई की। इसको हम लिखते कैसे हैं? यों, और इसको लिखते हैं यों। तो ए के बाद यदि विजातीय स्वर आए, आप समझ चुके हैं विजातीय स्वर का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया आपको। विजातीय स्वर का मतलब होता है ए के बाद बस ए या आई नहीं आना चाहिए, भले कोई सा भी स्वर आए। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये ए किस में बदल जाता है? अय में बदल जाता है, अय में बदल जाता है। हम ध्यान दें यदि, तो नयन, इसमें अय की आवाज आ रही है आपको, नय, अय की आवाज आ रही है, ये रहा वो अय। और ये बना कैसे है? ये ने। अगर आप ध्यान दें तो ये ए की मात्रा कहां है? ये रही ए की मात्रा, ठीक है ना। और हम कहते हैं विजातीय स्वर, तो ये अ क्या है? विजातीय स्वर। तो ये दोनों मिलकर बने ए और विजातीय स्वर मिलकर अय, तो हो गया नयन। क्या हुआ? नयन। इसी प्रकार से यदि आई की मात्रा है, आई जो स्वर है, इसके बाद यदि विजातीय स्वर आता है तो वह विजातीय स्वर आय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? शाबाश, आय में। जैसे नई, धन, अक, ये रहा आई, ये आई है, विजातीय स्वर क्या हो गया? अक, और ये मिलकर क्या बन जाते हैं? नायक, है ना। आप कहते हैं नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, नहीं, आपको नायक बनना है, खलनायक बनना है। ध्यान दीजिएगा, अगला इसका जो भेद है ओ से ओखली वाला ओ, और इसके बाद विजातीय स्वर, क्या मतलब? ओ के बाद ओ या औ नहीं आए, भले कुछ भी आ जाए, कोई स्वर आ जाए, लेकिन ओ के बाद नहीं आना चाहिए। तो ये किस में बदल जाएगा? ओ अव में बदल जाएगा।
जैसे उदाहरण के लिए हो पे क्या लग रहा है ओ, और इसके बाद विजातीय स्वर आ रहा है अन, तो क्या हो गया हवन। ये दिख रहा है आपको, अव आया तो क्या बन गया हवन। ठीक है, अंत में हम देखते हैं औ के बाद भी क्या है ओ या औ नहीं आना चाहिए। क्या कह रहा है, विजातीय स्वर आना चाहिए। ओ और औ को छोड़कर कोई सा भी इसके बाद स्वर आ सकता है। ऐसी स्थिति में ये औ है, ये किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं, यहां लिखा हमने पौ, पौ के ऊपर जो मात्रा आ रही है तो आप ध्यान दें किसकी मात्रा है, ये औ की मात्रा है, ये इसी औ की मात्रा है। ठीक है, और इसके बाद विजातीय स्वर, तो ये अ है, ये क्या है विजातीय स्वर है, और ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं आव। तो ये प यहां पर आ गया, आ ये आ गया, व ये आ गया, अ इसमें लगा तो हलंत हट गया, और इसका पीछे था वो क आ गया, तो क्या हो गया पावक यानी अग्नि। बिल्कुल ठीक।